हाँ जी, सीए फाइनल के सभी स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग। चलो जी, आज हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, मैं कह सकता हूँ इंस्टीट्यूट ने अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे कामों में से एक अच्छा काम ये किया है कि आपके सिलेबस के अंदर सेबी टेक ओवर कोड दिया है। अभी तक जैसे ऊट पटांग कई चैप्टर वो डाल दिया करते थे जिनका सीए फाइनल के सिलेबस से लेना एक न देना दो, बट फिलहाल ये एक अच्छा काम है। और जो कोड आपके सिलेबस में डाला गया है, सेबी टेक ओवर कोड, ठीक है जी। अब हालांकि बहुत ज़्यादा रेगुलेशन आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी उन्होंने जितनी डाली हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। और सही में किसी व्यक्ति ने प्रॉपर एक रिसर्च की होगी तभी जाके ये सारी की सारी रेगुलेशन डाली गई हैं, क्योंकि बिल्कुल जो जेन्युइन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नॉलेज होनी चाहिए वो सभी रेगुलेशंस का समावेश, सभी रेगुलेशंस का इंक्लूजन यहाँ पर है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सेबी टेक ओवर कोड की, ठीक है जी। अब सबसे पहले मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं कि सेबी टेक ओवर कोड मतलब टेक ओवर की पूरी प्रोसेस काम कैसे करती है। देखो जी काम कैसे करती है कि स्टेप नंबर 1, अगर मान लीजिए एक कंपनी है जिसका नाम है L&T इन्फो रियल घटना है, और ये किसी और कंपनी को टेक ओवर करना चाहती है जिसका नाम है माइंट्री, यानी कि L&T इन्फो वांट टू एक्वायर अनदर कंपनी जिसका नाम है माइंट्री। तो अब मैं इनके नामकरण करूं तो पूरे कोड में इनको दो नामों से पुकारा जाएगा। L&T को पुकारा जाएगा एक्वायरर और माइंट्री को कहा जाएगा टारगेट कंपनी। तो ये दो नाम मिल गए, ठीक है जी। L&T एक्वायरर और माइंट्री टारगेट कंपनी। अब ये कोड अट्रैक्ट कब होता है? कोड अट्रैक्ट तब होगा जब ये जो माइंट्री है ना, ये एक लिस्टेड कंपनी होगी। यानी कि जब जो टारगेट कंपनी है, अगर वो लिस्टेड कंपनी है तब ये कोड अट्रैक्ट होने वाला है। गेटिंग इट? क्लियर हो गई इतनी बात? चले, अब हमारा सेकंड प्रोसेस क्या कहता है। अभी तक तो नामकरण देखा, अब हमने देखा कि एज एंड व्हेन द एक्वायरर प्लस पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, PAC क्या कहते हैं इसे? पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, मतलब वो लोग जो एक्वायरर के साथ सहयोग कर रहे हैं, एक्वायरर के साथ मिलकर इस टारगेट कंपनी को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि जो एक्वायरर के सहयोगी हैं, उसके हमदर्द हैं, दे आर कॉल्ड PAC, पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट। अभी हम इसकी डिस्कशन करेंगे। तो सेकंड स्टेप कहता है कि एज एंड व्हेन द एक्वायरर प्लस पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट दे डिसाइड कि वो टारगेट कंपनी के कम से कम 25% ऑफ द वोटिंग पावर, ध्यान रखना मेरे लिए रेलेवेंट क्या है, शेयर्स नहीं, वोटिंग पावर्स, वोटिंग पावर रेलेवेंट है कि अगर वो टारगेट कंपनी के 25% ऑफ द वोटिंग पावर लेना चाह रहे हैं, प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो हम लोग इस कोड में इस सिचुएशन को नाम देते हैं ट्रिगर पॉइंट। ये कोड यहां पर ट्रिगर हो जाता है, मतलब यहां से ये कोड इंप्लीमेंटेशन में आ जाता है। कब आता है? अगर एक्वायरर प्लस उसके सहयोगी, मतलब दे आर कॉल्ड पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, if they decide to acquire at least 25% in terms of the voting power in the target company, then this is called as trigger point। इस ट्रिगर पॉइंट के आने के consequences क्या होते हैं? हमारा ये कानून कहता है कि जैसे ही ट्रिगर पॉइंट आएगा, आप इस चीज की एक पब्लिक अनाउंसमेंट जारी कर देंगे। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। पब्लिक अनाउंसमेंट जारी कर देंगे स्टॉक एक्सचेंज को कि हाँ जी, हम इस कंपनी के 25% एक्वायर करना चाहते हैं। और ये कोड कहता है कि ले भाई, तू 25% लेके क्या करेगा? अब तो 25% तो ले ही चुका है, तो एक काम कर, पूरा कंट्रोल ले ले। यानी कि 25% ले चुका है तो एडिशनल 26% वो लेकर 51% बना, तो पूरा कंट्रोल एंजॉय कर, ताकि सारी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वगैरह की पावर तेरे पास आए। तो इसलिए अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम 25% या 25% से ज्यादा किसी कंपनी में एक्वायर करना चाहते हो, मैंने कहा जी मैं 24.9% एक्वायर करना चाहता हूं, तो इसका मतलब ट्रिगर पॉइंट नहीं आया, तो आगे चलने की जरूरत नहीं है। परंतु मैंने कहा जी मैं किसी कंपनी में 30% एक्वायर करना चाहता हूं, ठीक है, 30% एक्वायर करना चाहते हो, तो इसका मतलब है सर अब मतलब बाकी के 21% यानी कि 51 का टारगेट है ना हमारा, तो नहीं, लॉ कहता है 25% और मोर अगर एक्वायर किया, मतलब एटलीस्ट 25% एक्वायर करना चाहते हो,
तो फिर पब्लिक अनाउंसमेंट आएगी कि हम अब 26% भी एक्वायर करेंगे। यानी कि इवन अगर डायरेक्टली आप 30% एक्वायर करना चाह रहे हो तो भी अगले 26 ही करने पड़ेंगे। अगर आप एक साथ 40 एक्वायर करना चाह रहे हो तो भी अगले 26 ही करने पड़ेंगे, 26 ही करने पड़ेंगे। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब अगर आप 25% कम से कम एक्वायर कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड ट्रिगर पॉइंट। वंस अ ट्रिगर पॉइंट ट्रिगर्ड, देन यू हैव टू मेक अ पब्लिक अनाउंसमेंट टू द स्टॉक एक्सचेंज कि हाँ जी हम 25% एक्वायर करने का डिसीजन ले चुके हैं या कर लिया है, एंड नाउ वी आर गोइंग टू एक्वायर एडिशनल 26%। 26% कहां पर? इन द टीसी। टीसी बोले तो टारगेट कंपनी के अंदर हम एडिशनल 26% एक्वायर करने वाले हैं। हालांकि लॉ की लैंग्वेज अगर हम पढ़ेंगे ना, अभी चलो रेगुलेशन 3 में पढ़वाऊंगा फिलहाल। फिर कहता है विद इन नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज, ओ अगले 5 वर्किंग डेज के अंदर एक्वायरर को डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट, जिसे मैं डीपीएस कहूंगा, न्यूज़पेपर के अंदर देनी पड़ेगी। एक इंग्लिश न्यूज़पेपर होता है, एक हिंदी न्यूज़पेपर और एक वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर, हमारे सिलेबस में नहीं है फिलहाल। वेयर बाय दे हैव टू पब्लिश देयर इंटेंशन टू पब्लिक टू एक्वायर शेयर्स फ्रॉम देम टू गेट 26% एडिशनल। देखो जी, अभी तक ऊपर आपने किसको पब्लिक अनाउंसमेंट किया था? स्टॉक एक्सचेंज को। अब 5 वर्किंग डेज के अंदर अंदर यू विल गिव अ डीपीएस। इन 3 न्यूज़पेपर डीपीएस जाती है, जिसमें आप कहते हो कि भाई पब्लिक, ये इस कंपनी की पब्लिक, अब हम आपसे 26% एक्वायर करना चाहते हैं, और आप उन्हें एक प्रॉपर प्राइस ऑफर करते हो कि हाँ जी एक अच्छा सा प्राइस। फॉर एग्जांपल जब एलएनटी ने इनको एक्वायर किया था तो इनका प्राइस शायद 920 रुपए था, 920, एंड एलएनटी ने प्राइस दिया था 960 रुपीज का, 40 रुपीज का प्रीमियम पे ऑफर किया था। फिर उसके बाद भाई साहब आप कहते रहे हो पब्लिक को कि भैया हम जो है तुम्हारे 26% शेयर एक्वायर करना चाहते हैं, जेब में पैसे हैं? अगर हैं तो दिखाओ। तो इसका मतलब 2 डेज बिफोर द डीपीएस देने के कम से कम 2 डेज पहले आप एक एस्क्रो अकाउंट ओपन करोगे, और उस एस्क्रो अकाउंट में बीइंग एक्वायरर आप पैसा जमा कर दोगे, ताकि शेयर होल्डर को कॉन्फिडेंस रहे टारगेट कंपनी के कि हाँ बंदे के पास जेब में पैसे हैं, ऐसे नहीं आया वो। ठीक है जी, तो एक बार दोबारा रिकॉल करो। 25% कम से कम पे क्या होगा? ट्रिगर पॉइंट। चाहे मैं कह रहा हूं 30% सीधा आप एक्वायर कर रहे हो, पहले आपके पास 10 थे, अब एडिशनल 20 लेने जा रहे हो, 10 + 20 हो गया 30, ट्रिगर पॉइंट हो गया। जैसे ट्रिगर हुआ एडिशनल 26% का ऑफर आपको देना पड़ेगा, एडिशनल 26% का ऑफर आप दोगे। ठीक है जी, ट्रिगर पॉइंट के बाद चलिए अब उसके बाद मैंने कहा जी, फिर उसके बाद डीपीएस जारी करनी पड़ेगी, डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट जारी करनी पड़ेगी विद इन 5 वर्किंग डेज न्यूज़पेपर के अंदर, जिसके अंदर आपको प्लान बताना पड़ेगा, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि पब्लिक जी हम अब आपसे 26% एडिशनल एक्वायर करना चाहते हैं। फिर 2 दिन पहले बिफोर द डीपीएस एक्वायरर को एस्क्रो अकाउंट के अंदर पैसा जमा भी कराना पड़ेगा, ताकि ये बताना पड़ेगा कि देखो हम जेब भर के लाए हैं। उसके बाद अब टारगेट कंपनी को भी, भाई टारगेट कंपनी ऐसे थोड़ी ना अपने हाथ से जाने देगी, टारगेट कंपनी सारा कंट्रोल नहीं। हमारा लॉ कहता है टारगेट कंपनी को, हम इस अचानक से हमला हुआ है टारगेट कंपनी को, तो भाई तो उसे संभलने का थोड़ा टाइम तो दो, क्योंकि अचानक से हमला किया उसने, एलएनटी ने अचानक हमला किया, तो माइंट्री के प्रमोटर को थोड़ा टाइम तो दो। तो हम देते हैं उन्हें 15 दिन संभलने के लिए, 15 डेज टाइम फ्रॉम द डीपीएस। डीपीएस से 15 दिन का समय हमने दिया, जिस दिन डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट न्यूज़पेपर में आई। उसके बाद टारगेट कंपनी को 15 दिन का समय दे रहे हैं इस बिड को काउंटर करने के लिए। ये जो पब्लिक अनाउंसमेंट हुई है इसे काउंटर करने के लिए। तो जहां पर काउंटर कैसे करोगे आप काउंटर इस तरीके से करोगे कि पब्लिक को कहोगे ठहरो, इनकी बात सुन रहे हो, सुन लो, हम अपनी बिड बढ़ाते हैं। यानी कि यहां पर माइंट्री कह सकता है कि अगर 920 रुपए का शेयर है, 920 का शेयर है, उसके बदले एलएनटी 960 की बिड दे रहा है, तो वी विल गिव यू 1050 रुपीज, वी विल गिव यू 1050 पर शेयर। तो भैया अपनी बिड बढ़ाओ। अब ये बिड बढ़ाने के लिए टारगेट कंपनी को कितने दिन दिए गए? 15 दिन का समय दिया गया है। अब टारगेट कंपनी को तुमने 15 दिन का समय दिया, उसके बाद टारगेट कंपनी ने अपनी बिड बढ़ा दी, उसके बाद फिर काउंटर बिडिंग का मौका मिलेगा। यानी कि तुमने बिड बढ़ाई तो वहां पर वो भी बिड बढ़ाएगा। कौन बिड बढ़ाएगा? भाई साहब एक्वायरर। वो कहेगा मैं भी बिड बढ़ाऊंगा, काउंटर बिडिंग आएगी।
उसने बिड बढ़ाई तो शायद टारगेट कंपनी भी बिड बढ़ाएगी। तो यानी कि ये बिड करने के लिए, एक दूसरे के ऊपर बिड पे बिड मारने के लिए हम एडिशनल 16 डेज का टाइम और दे रहे हैं। सोचो जी, मैंने कहा जी डीपीएस के 15 दिन का समय किस लिए है? टारगेट कंपनी को काउंटर देने के लिए, काउंटर करने के लिए कि टारगेट कंपनी काउंटर करेगी एक्वायरर के बिड को। उसके बाद अगले 16 दिन का समय किसके लिए है? काउंटर बिडिंग के लिए, यानी कि दोनों एक दूसरे को बिड करेंगे ताकि पब्लिक से सपोर्ट लिया जा सके। जो ज्यादा प्राइस करेगा पब्लिक उसी के मजे लेगी, बड़ी सीधी सी बात है। पब्लिक कहेगी हम तो उसी के साथ हैं, बाहर में जाओ, कोई मतलब हमारे लिए कोई वो नहीं है कि मतलब हमारा तुमसे कोई नाता नहीं है ऐसा, तुम जितना ऑफर करोगे हम तुम्हारे साथ चलेंगे, बस। और क्या, बड़ी सीधी सी बात है, ठीक है ना। चलिए, तो लास्ट ये जो 16 दिन है, यहां पर टारगेट और एक्वायरर दोनों एक दूसरे के खिलाफ बिड करते हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ बिड करते हैं। देखते हैं किसकी बिड ज्यादा होती है। अब 15 दिन प्लस 16 दिन हो गए 31 डे। 31 डे तक बिडिंग, काउंटर बिडिंग सब खत्म। उसके बाद अब हम 10 वर्किंग डेज देंगे। किसको देंगे? शेयर होल्डर को। हाँ जी, क्या कहते हो? क्या आप अपने शेयर बेचना चाहोगे एक्वायरर को? बेचना चाहते हो तो बेच दो। इन 10 वर्किंग डेज के अंदर आप अपने शेयर्स दे सकते हो एक्वायरर को कि लो जी एक्वायरर, या फिर अगर टारगेट कंपनी लेना चाहती है, उसकी ज्यादा बिड है तो उसको दे सकते हो। 10 वर्किंग डेज का समय है किसके पास? शेयर होल्डर टू डिसाइड कि वेदर दे वांट टू पार्टिसिपेट इन द बिड और नॉट, एंड दिस पीरियड इज कॉल्ड एज टेंडर पीरियड। क्या कहलाता है ये? टेंडर पीरियड कहलाता है। टिंडर पीरियड नहीं, आजकल तुम्हारी उम्र में टिंडर ज्यादा सुनाई देता है। टिंडर नहीं है, टेंडर है, टेंडर। समझ आई बात? बोलो ना हाँ। उसके बाद फिर आता है एक ऑफर पीरियड। ऑफर पीरियड क्या होता है? देखो जी, ये जो पूरा का पूरा समय है, कहां से लेकर? डीपीएस से लेकर, डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट से लेकर टिल जब तक आखिरी पेमेंट नहीं हो गई, मतलब जितने भी शेयर होल्डर आना चाहते थे पूरी प्रोसेस में, उस पूरे पीरियड को अपन लोग नाम देंगे ऑफर पीरियड। आइएगा, एक बार फटाफट रिकॉल करें। आइएगा जी, फटाफट रिकॉल करते हैं। मैंने कहा जी एक कंपनी है L&T, वो कुछ और लोगों के साथ मिलकर, मतलब अपने कुछ दोस्तों यारों के साथ मिलकर, मतलब अपनी होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट कंपनी, प्रमोटर्स ग्रुप की कंपनीज, इनके साथ मिलकर किसी और कंपनी जिसका नाम है एक्वायरर, उसे टेक ओवर करने जा रही है। एक्वायरर मतलब मेरे एग्जांपल में एक्वायरर कौन है? माइंट्री, तो उसे टेक ओवर करने जा रही है। तो इस केस में L&T को मैं क्या कहता हूं? सॉरी, माइंट्री जो कि टारगेट कंपनी है उसे टेक ओवर करने जा रही है, तो इस केस में मैं L&T को क्या कहता हूं? एक्वायरर। और माइंट्री क्या है? माइंट्री क्या है? टारगेट कंपनी। ठीक है जी। फिर उसके बाद अब टेक ओवर कब ट्रिगर्ड, कब होगा? ट्रिगर पॉइंट कब होगा इस कोड का? जैसे ही L&T आप माइंट्री के कम से कम 25% शेयर्स एक्वायर करने का प्लान करते हो या कर लेते हो, तो इसे कहते हैं ट्रिगर पॉइंट। अभी रिसेंटली ये ट्रिगर पॉइंट कहां पर आया है? ये ट्रिगर पॉइंट आया है रेलिगेयर के अंदर। रेलिगेयर के अंदर डाबर ग्रुप जो है, डाबर ग्रुप के चेयरमैन वर्धान जी हैं, उन वर्धान जी ने रेलिगेयर के 25% स्टेक ऑप्टेन कर ली है, और उन्होंने अब पब्लिक अनाउंसमेंट जारी की है 26% की, भाई मुझे 26% भी दो। हालांकि और बात है कि वहां पर एक कंटेस्ट चला गया है, वहां पे काउंटर बिड भी आई दूसरे मैनेजमेंट की तरफ से, क्योंकि वर्धान जी जो थे वो कंपनी के एक प्रमोटर ग्रुप से ही थे, तो उन्होंने जब एक्वायर किए 25% स्टेक एक्वायर की, तो एडिशनल 26% की दी, दूसरे ग्रुप ने भी दी। हालांकि सेबी ने इस पे काउंटर बिडिंग पे अभी आजकल रोक लगाई हुई है, मामला आजकल ट्राइब्यूनल के पास चल रहा है उनका मामला, बट फिलहाल लेटेस्ट एग्जांपल इसमें आजकल ये चल रहा है। मगर ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये वर्धन ग्रुप का मामला और रेलिगेयर का मामला। अगर रेलिगेयर का मामला कंप्लीट हो जाता है तो रेलिगेयर जो है एक बेहतरीन शेयर बनता है, क्योंकि इसमें पिछले 3 साल से सुधार प्रक्रिया बंद हुई पड़ी है। फिलहाल जैसे ही एक्वायरर आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉल्ड एज पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट कम से कम 25% शेयर टारगेट कंपनी के एक्वायर करते हो, दिस इवेंट इज कॉल्ड एज ट्रिगर इवेंट। अब ट्रिगर इवेंट होते ही आपको सेम डे ही आपको क्या करनी चाहिए? एक पब्लिक अनाउंसमेंट जारी कर दी जानी चाहिए स्टॉक एक्सचेंज को कि भैया हम 25% एक्वायर कर चुके हैं, अब हम एडिशनल एक्विजिशन करने जा रहे हैं।
अब इस पब्लिक अनाउंसमेंट को आपको एक डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट देनी है, डीपीएस जिसे कहते हैं। तो डीपीएस आपको सबमिट करनी है नेक्स्ट 5 वर्किंग डेज के अंदर। सभी लीडिंग न्यूज़पेपर के अंदर 3 न्यूज़पेपर होंगे, एक वर्नैकुलर, एक इंग्लिश और एक हिंदी, जिसमें आप इंटेंशन बताओगे आम जनता को कि भाई हम इतने शेयर पर एक्वायर कर लिए हैं और अब हम इतने शेयर और एक्वायर करना चाहते हैं। हम मिनिमम 25% एक्वायर कर चुके हैं और अब हम आपसे 26% शेयर और एक्वायर करना चाहते हैं ताकि हम पूरा कंट्रोल बना सकें। ठीक है, अब डिपेंड करेगा। अच्छा, आपने तो मांगे 26% पब्लिक से, आप 25% एक्वायर कर चुके हो, मान लीजिए आपने 26% पब्लिक से और मांगे, अब पब्लिक ने आपको केवल 3% दिए, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका स्टेक कितना हुआ? 25 + 3 = 28%। तो इससे कोई ये तो नहीं ना कि टेक ओवर रुक जाएगा, नहीं नहीं नहीं, जरूरी थोड़ा ना कि पब्लिक पूरे के पूरे 26% आपको ऑफर कर देगी। पब्लिक उस 26 में से शायद 26 दे दे, शायद 20 दे दे, शायद 10 दे दे, शायद 2 दे दे, शायद 3 दे दे, शायद 1 दे। ठीक है, मगर आपको ये कर्तव्य अपना निभाना है, डीपीएस जारी करनी है। और डीपीएस जारी करने के साथ ही आपको उससे इनफैक्ट डीपीएस जारी करने से 2 दिन पहले आपको सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में भी एक सेपरेट स्पेशल बैंक अकाउंट कॉल्ड एज एस्क्रो अकाउंट के अंदर भी ट्रांसफर करके रखना है, ताकि पब्लिक को पता लगे कि भैया ये बंदा मजाक नहीं कर रहा है, ये सही में टेक ओवर करने के लिए आया है। फिर उसके बाद टारगेट कंपनी को हम काउंटर बिड करने के लिए 16 दिन का समय, 15 दिन का समय देते हैं और फिर उसके बाद एडिशनल 16 डेज का समय दिया जाएगा काउंटर बिडिंग के लिए, यानी कि जहां पर टारगेट कंपनी और एक्वायरर दोनों एक दूसरे के खिलाफ बिड करेंगे और अपना प्राइस बढ़ाएंगे ताकि पब्लिक पूरे मजे ले, उनको ज्यादा प्राइस मिलने की संभावना बन सके। आगे अब ये पूरे 15 + 16 डेज का टाइम खत्म होने के बाद अब पीरियड शुरू होगा टेंडरिंग पीरियड। उस टेंडरिंग पीरियड में 10 वर्किंग डेज दिए जाएंगे पब्लिक को कि जो पब्लिक में अपने शेयर्स देना चाहता है, चाहे एक्वायरर को, चाहे वो टारगेट को, टारगेट कंपनी को, जो भी जिसको भी देना चाह रहा है, तो वो अपने शेयर इन 10 वर्किंग डेज के अंदर दे सकता है। और एक होता है ऑफर पीरियड, मतलब जिस दिन आपने पब्लिक अनाउंसमेंट की है ना, जिस दिन आपने पब्लिक अनाउंसमेंट की थी किसको? स्टॉक एक्सचेंज को, वहां से लेकर जब तक एक एक शेयर होल्डर को उसका शेयर का पैसा ना चुका दिया जाए, किसके द्वारा? एक्वायरर वगैरह के द्वारा, तब तक उस पीरियड को, सारे पीरियड को क्या कहते हैं अपन लोग? ऑफर पीरियड कहते हैं। तो ये था पूरे का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। अब ये हमारी बहुत मदद करेगा चलिए समझने में, बट फिलहाल हम सबसे पहले आते हैं कि पहले कुछ डेफिनेशंस देखते जाते हैं। टेक ओवर का मतलब क्या होता है? व्हेन एन एक्वायरर टेक ओवर द कंट्रोल ऑफ द टारगेट कंपनी, इट इज टर्म्ड एज अ टेक ओवर। ठीक है जी, वर्ड कंट्रोल आया, अभी देखते हैं एक्वायरर का मतलब क्या है। एक्वायरर का मतलब वो व्यक्ति जो कि डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, अभी इनडायरेक्टली का मतलब भी मुझे समझाना है, जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्वायर कर रहा है या एग्रीमेंट हुआ है अभी एक्वायर करने का, एक्वायर कर रहा है या एग्रीमेंट टू एक्वायर हुआ है, वेदर बाय हिमसेल्फ और थ्रू और विद द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, मतलब PAC विद हिम, क्या? शेयर्स और वोटिंग राइट इन और कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी। देखो जी, 3 चीजों की बात हो रही है। पहला शेयर्स की, या फिर वोटिंग राइट की, या फिर कंट्रोल की। सर आपने तो कहा कि वोटिंग पावर रेलेवेंट है, शेयर्स रेलेवेंट नहीं है। भाई पर्पस क्या है? 25% ऑफ द वोटिंग राइट एक्वायर करना। अब वो वोटिंग राइट शेयर्स के द्वारा भी ले सकते हो, या फिर डायरेक्ट वोटिंग राइट की भी बात की गई है, या फिर कंट्रोल की भी बात की गई है। क्या मतलब? अभी समझ आ जाएगा रेगुलेशन 3 के अंदर कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं एक्चुअल में, मैंने क्यों वोटिंग पावर, वोटिंग राइट पे ज्यादा जोर दिया है। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल कराऊंगा, समझ आ जाएगा। उसके बाद एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन का मतलब है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्वायरिंग और एग्रीइंग टू एक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट और कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी, दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन। एक्वायरर और एक्वायरर क्या करेगा? एक्विजिशन करेगा। ठीक है ना? तो जब शेयर या वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी आप अचीव करना चाहते हो। उसके बाद कंट्रोल की डेफिनेशन क्या होती है? मिली जुली, मतलब वही सेम डेफिनेशन है जो हमने रिसेंट पास्ट में भी की है, सभी वगैरह के अंदर भी की है। वो क्या है? कंट्रोल का मतलब क्या है? राइट टू अपॉइंट अ मेजोरिटी ऑफ द डायरेक्टर, या फिर मैनेजमेंट, या फिर पॉलिसी डिसीजन मेकिंग के ऊपर आपका अगर अधिकार है। वो अधिकार आपको कैसे मिला है? या तो शेयर होल्डर एग्रीमेंट के कारण मिला है, या वोटिंग एग्रीमेंट के कारण मिला है, या मैनेजमेंट राइट के कारण मिला है, या फिर शेयर होल्डिंग के कारण मिला है। ठीक है जी।
क्लियर? चले, तो इसे कहते हैं कंट्रोल होना। फिर उसके बाद प्रोवाइडेड दैट अ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ द टारगेट कंपनी shall not be considered to be in a control over such target company merely by the virtue of holding such position। यानी कि मैं कह रहा हूं कि एक कंपनी है एक्वायरर, बाहर से आ रही है, वो टारगेट कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना चाह रही है, या वो टारगेट कंपनी के अंदर शेयर्स या वोटिंग पावर एक्वायर करना चाह रही है, परंतु आप कह रहे हो कि कंपनी में ऑलरेडी कंट्रोल है, किसका? मुकेश अंबानी का। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी के पास किसी कंपनी के ऑलरेडी 51% शेयर्स हैं, मुकेश अंबानी के 51% शेयर हैं, तो वो यहां पर इस कोड के अंदर उसे मैं कंट्रोल की डेफिनेशन में वो वाला कंट्रोल मुझे कंसीडर नहीं करना। मुझे कौन सा कंट्रोल कंसीडर करना है? मुझे वो वाले कंट्रोल को देखना है जो एक्वायरर करने जा रहा है, किसके ऊपर? टारगेट के ऊपर। यानी कि वी are concerned with control by acquirer over TC। हमें उससे मतलब है। ठीक हो गई इतनी बात भी? आगे बढ़ सकते हैं। फिर आता है जी टेंडरिंग पीरियड क्या होता है? 10 वर्किंग डेज टू टेक विद इन द ऑफर पीरियड। ये ऑफर पीरियड के अंदर ही आते हैं ऑब्वियसली 10 वर्किंग डेज। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई गवर्नमेंट कंपनी अपनी स्टेक बेचना शुरू करती है, जैसे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में गवर्नमेंट स्टेक बेचने जा रही थी, बट ये इलेक्शन हो गए जिसकी वजह से अब कोई स्टेक सेल अगले 5 साल तक होगी नहीं। बट फिलहाल अगर मान लीजिए डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही थी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कंपनी, तो फिर इसे क्या कहते हैं? डिसइन्वेस्टमेंट, जब गवर्नमेंट अपना हिस्सा बेचना शुरू करती है। फिर हमने कहा जी ऑफर पीरियड क्या होता है? तो ऑफर पीरियड हमने सुना कि क्या होता है जी, जिस दिन आप पब्लिक अनाउंसमेंट करते हो उस दिन से लेकर जिस दिन तक फाइनल पेमेंट सबको दे देते हो, इस पूरे पीरियड को अपन लोग ऑफर पीरियड कहते हैं। तो पढ़िएगा द पीरियड बिटवीन द डेट ऑफ एंटरिंग इनटू एन एग्रीमेंट, क्योंकि जिस दिन आप एग्रीमेंट करोगे 25% का, उसी दिन मैंने कहा आप पब्लिक अनाउंसमेंट जारी करते हो, उसके बाद आप डीपीएस देते हो 5 वर्किंग डेज के अंदर, वो अलग है, बट मैं तो पब्लिक अनाउंसमेंट से जारी कर रहा हूं। दैट इज पब्लिक अनाउंसमेंट जारी इसी दिन हो जाएगी, सेम डे, जिस दिन आप एग्रीमेंट कर रहे हो। फॉर्मल और इनफॉर्मल, टू एक्वायर शेयर्स या वोटिंग राइट या कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी, जिसकी वजह से पब्लिक अनाउंसमेंट अपना करना पड़ेगा। तो यानी कि पब्लिक अनाउंसमेंट से लेकर पब्लिक, ये ऊपर लिखा ही हुआ है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, पब्लिक अनाउंसमेंट से लेकर और द डेट ऑफ द पब्लिक अनाउंसमेंट एज द केस में बी, एंड द डेट on which the payment of consideration to the shareholder who have accepted the offer, open offer is made, और द डेट ऑन विद द ओपन ऑफर इज विड्रॉन, मतलब या तो उस दिन आपने पेमेंट कर दी, उस दिन ऑफर पीरियड खत्म हो जाएगा, या मतलब आपने ऑफर विड्रॉ कर दिया कि भाई हम इस ऑफर में आगे नहीं चल सकते। कौन कौन से सिनेरियो में विड्रॉ हो सकता है आगे चल के देखेंगे, एज द केस में भी। तो इस पूरे पीरियड को क्या कहते हैं अपन लोग? ऑफर पीरियड कहते हैं। फिर आता है पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, थोड़ी देर ये मान के चलना कि ये सहयोगी हैं जिनके साथ मिलकर आगे बिड दी जाती है। बट फिलहाल मैं आता हूं सबसे पहली रेगुलेशन के ऊपर जो मेरे लिए रेलेवेंट है काफ़ी ज़्यादा, और आइएगा पहला इंट्रोडक्शन है कुछ। मीनिंग ऑफ टेक ओवर एंड सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ द शेयर। टेक ओवर्स, व्हेन एन एक्वायरर टेक ओवर द कंट्रोल ओवर द टारगेट कंपनी, इट इज कॉल्ड एज टेक ओवर। वाह क्या डेफिनेशन है। तो टेक ओवर का मतलब क्या है? मिनिमम 25% ऑफ वोटिंग पावर। जब आप सामने वाली कंपनी में कम से कम 25% ऑफ द वोटिंग पावर लेने जा रहे हो तो दिस इज कॉल्ड एज टेक ओवर। उसके बाद क्या आता है? When an acquirer acquires substantial quantity of shares or voting right of the target company, it result into substantial acquisition of shares। नाम तो ऐसा लिखा substantial, जैसे पता नहीं कितनी क्वांटिटी होगी, कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। रेगुलेशन 29 के अंदर हम देखेंगे, हमारे सिलेबस में है, आगे चलकर लास्ट में आएगी। सब्सटेंशियल एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? सब्सटेंशियल एक्विजिशन
का मतलब है कि A लिमिटेड, B लिमिटेड, if A लिमिटेड acquires minimum 5% in B लिमिटेड, अगर A लिमिटेड B लिमिटेड में मिनिमम 5% एक्वायर करती है, देन दिस इज कॉल्ड सब्सटेंशियल एक्विजिशन। उसके बाद ये घटना थी 22-23 की। उसके बाद 23-24 में इफ मिनिमम 2% ऊपर या नीचे जाती है, शेयर होल्डिंग ऊपर या नीचे, मिनिमम 2%, पहली बार 5%, उसके बाद कभी भी किसी भी साल में 2% अप या डाउन होती है, तो भी ये सब्सटेंशियल एक्विजिशन लगेगा और इसके नॉर्म्स लग जाएंगे। 24-25 अगेन इफ मिनिमम 2% अप और डाउन, तो इसे भी सब्सटेंशियल एक्विजिशन के नॉर्म्स लग जाएंगे यहां पर। ठीक है, तो सब्सटेंशियल एक्विजिशन के लिए अलग है रेगुलेशन 29 और टेक ओवर के लिए अलग है रेगुलेशन, जिसे हम शुरू करने जा रहे हैं अब रेगुलेशन 3 के रूप में। बट फिलहाल एक और चीज, एप्लीकेबिलिटी। These regulations shall apply to the direct और indirect acquisition of the share और voting right और control। 3 चीजें कवर की हैं। देखो जी, कहता है शेयर एक्वायर कर रहे हो या वोटिंग राइट एक्वायर कर रहे हो या कंट्रोल एक्वायर कर रहे हो। ये जो शेयर और वोटिंग राइट है, इसकी चर्चा रेगुलेशन नंबर 3 में की गई है, और जो कंट्रोल है इसकी चर्चा रेगुलेशन नंबर 4 में की गई है। तो शेयर्स और वोटिंग राइट रेगुलेशन 3 में हम डिस्कस करेंगे और कंट्रोल की चर्चा अपन लोग रेगुलेशन नंबर 4 के अंदर करेंगे। फिर प्रोवाइडेड दैट these regulations shall not apply to the direct or indirect acquisition of share or voting right in कहां पर, और कंट्रोल ओवर अ कंपनी लिस्टेड विदाउट मेकिंग अ पब्लिक इशू। ये कौन सी कंपनी है भाई जो पब्लिक इशू के बिना लिस्ट होती है? इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म भाई, इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यानी कि ये रेगुलेशन मैं अप्लाई नहीं करूंगा अगर कोई कंपनी इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है। ये तो यही कह रहा है इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म के ऊपर लिस्टेड है, तो मैं ये रेगुलेशन अप्लाई नहीं करूंगा। चलो जी, अभी तक तो इतना ही कह रहा है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के देखेंगे तो अभी अपने विचार अभी चेंज करेगा। हाँ जी, लो जी, आ गए हम सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स और द वोटिंग राइट, सेक्शन नंबर 3, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स और द वोटिंग राइट। रेगुलेशन नंबर 3 क्या कहती है ये? हाँ जी, हाँ जी, 3(1) क्या कहता है जी? कहता है जी, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर एक्विजिशन ऑफ द शेयर्स ऑब्लिक वोटिंग राइट, नो एक्वायरर, ये मुझे सेक्शन नहीं रेगुलेशन बोलना चाहिए इसे, रेगुलेशन नंबर 3, अरे यार, रेगुलेशन नंबर 3, नो एक्वायरर शेल एक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट। अब यहां कंट्रोल की बात नहीं होगी, कंट्रोल की बात रेगुलेशन 4 में करेंगे। नो एक्वायरर शेल एक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट in the target company which taken together with the shares or voting right if any held by him and the person acting in concert with him in such target company entitled them to exercise 25% or more of the, अब यहां देखो अभी तक शेयर्स और वोटिंग राइट, शेयर्स और वोटिंग राइट, अब क्या आ गया? वोटिंग राइट। इन सच टारगेट कंपनी unless the acquirer make a public announcement of an open offer for acquiring shares of such target company in accordance with these regulation। अच्छा, ये लाइन अगर बड़े ध्यान से पढ़ो तो वो कहता है कि कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी के कम से कम 25% शेयर्स 25% शेयर्स या राइट एक्वायर नहीं करेगी विद द पर्पस टू एक्वायर एटलीस्ट 25% ऑफ द वोटिंग राइट इन द टारगेट कंपनी, जब तक कि वो एक पब्लिक अनाउंसमेंट ना दे दे। यही कहना चाह रहा है। तो इसको देख के तो भाई यही लग रहा है कि जैसे पब्लिक अनाउंसमेंट पहले करनी पड़ेगी फिर 25% दोगे, बट ऐसा है नहीं रियल लाइफ में। अगर आप पूरी सेबी टेक ओवर एक्विजिशन पढ़ोगे तो उसमें कुछ रेगुलेशन नंबर 13 वगैरह आती हैं जिसको पढ़ के मालूम होता है कि आप पहले एक्वायर कर लो और बाद में भी दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये और बात है कि वो रेगुलेशन 13 मेरे सिलेबस के अंदर है नहीं।
ठीक है, अब दोबारा एक बार पढ़ के देखिएगा, खैर दोबारा एक बार पढ़ लीजिएगा। मैंने कहा जी सिचुएशन नंबर 1, L&T acquired 15% shares with डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर थे, 25% ऑफ वोटिंग पावर। क्या मैं कह सकता हूं 3-1 अट्रैक्टेड? बिल्कुल ठीक है, 3-1 अट्रैक्टेड। उसके बाद मैं कहता हूं, क्योंकि मेरे लिए क्या जरूरी है, वोटिंग पावर 25% एक्वायर होना चाहिए, वोटिंग पावर 25%, ये जरूरी है 3-1 अट्रैक्ट होने के लिए। ठीक है, सिचुएशन नंबर 2, L&T acquired 25% शेयर्स जिनके पास मिलाकर 20% की वोटिंग पावर थी। तो क्या कहोगे? मैं कहूंगा 3-1 नॉट अट्रैक्टेड। यही लिखा है, पढ़ के देखो आप भाई। 3-1 कब अट्रैक्ट होगा? जब आप 25% की वोटिंग पावर एक्वायर कर लोगे। वोटिंग पावर, चाहे वो शेयर्स के रूप में करो या फिर वोटिंग पावर के थ्रू करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट रिजल्ट इनटू 25% ऑफ द वोटिंग पावर, तब 3-1 अट्रैक्ट होगा। अगर 3-1 अट्रैक्ट हो रहा है जहां पर आप 25% की वोटिंग पावर एक्वायर कर रहे हो, तो नाउ यू हैव टू गिव द पब्लिक अनाउंसमेंट। मतलब इवन एज पर द वर्डिंग्स इट अपीयर्स कि अनलेस आप तब तक 25% एक्वायर नहीं कर सकते जब तक कि आप पब्लिक अनाउंसमेंट जारी नहीं कर देंगे इस बात की। ठीक है जी, आगे 10। अब ये सिंपल वर्जन है। Accordingly, an acquirer who along with the PAC, if any, hold less than 25% shares or voting right in the target company and agrees to acquire shares or acquirer shares which along with the PAC's existing shareholder would entitle him to exercise 25% or more of the share or voting right in the target company will need to make an open offer before acquiring such additional share। अब ये हमारे इंस्टीट्यूट की इंटरप्रिटेशन है, उन्होंने सिंपल वर्जन में लिखा है, कोई ना सिर ना कोई पैर, ये लॉ की लैंग्वेज है, ये आईसीआई का सिंपल इंटरप्रिटेशन है आपके स्टडी मटेरियल में। बिना सिर बिना पैर, दिमाग लगाते नहीं है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाला ध्यान नहीं दिया। अब ये कहते हैं वुड एंटाइटल हिम टू एक्सरसाइज 25% और मोर शेयर्स, लिखा है यहां देखना जरा, ये रेगुलेशन के अंदर लिखा है कि 25% ऑफ द शेयर्स। कहां लिखा है? 25% ऑफ वोटिंग राइट लिखा है, तो यहां पर शेयर्स आना नहीं चाहिए, ये गलत है। तो 25% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर होना है इन अ टारगेट कंपनी। तो वो आप टारगेट कंपनी में 25% वोटिंग पावर कैसे एक्वायर कर रहे हो? या तो वोट्स लेके या फिर शेयर्स लेके। ठीक है, जैसे हमने देखा अभी। तो ये आईसीआई का जो है इंटरप्रिटेशन, इसे जरूरत नहीं है करने की, काट सकते हो, उटपटांग पता नहीं क्या दे दिया है। स्टडी मटेरियल के अंदर भी देखोगे तो इसे एक्स्ट्रा पैरा मत समझ लेना, ये समझ लेना कि हाँ हमने लिख के काटा है। ठीक है, वैसे मैं आपके सामने एक और सिचुएशन बना देता हूं। सिचुएशन नंबर 3, L&T already hold 3% in Mindtree। 3-1 नॉट अट्रैक्टेड। कहां से अट्रैक्ट हो गया? कोई भी नहीं। अच्छा, फिर L&T along with promoters agrees to acquire additional 22%, हो गया 3 + 22 = 25। 10 क्या कह सकते हो? 3-1 अट्रैक्टेड। ठीक है जी, क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट अब आता है 3-2। 3-2 का मैं टाइटल दे सकता हूं एक, वो टाइटल होगा इसका
क्रीपिंग एक्विजिशन, ऊपर वाला पॉइंट था ट्रिगर, बट नीचे वाला पॉइंट है क्रीपिंग एक्विजिशन। क्रीपिंग एक्विजिशन का मतलब क्या होता है देखिएगा। क्रीपिंग एक्विजिशन पहले पढ़ते हैं, फिर इसको कुछ एग्जांपल या सिचुएशंस के थ्रू समझाऊंगा। कहता है जी, नो एक्वायरर हु टुगेदर विद द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विद हिम हैज एक्वायर्ड एंड होल्ड इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशंस shares or voting right in a target company entitle them to exercise 25% or more of the voting right in the target company but less than the maximum permissible non-public shareholding. बाप रे। shall acquire within any financial year additional share or voting right in such target company entitle them to exercise more than 5% of the voting right unless the acquirer make a public announcement of the open offer for acquiring share of that target company in accordance with these regulations. सोचो सर, अगर ये याद करना होता तो हाँ, तो उसके लिए फिर और थोड़े सिंपल तरीके निकलते, चार्ट वाट यही बनवाता, सिंपल लैंग्वेज करवाते, मगर अब नहीं करना याद, तो फिर इसका मतलब है कि इंटरप्रिटेशन पे जोर देते हैं ताकि वो घुमा घुमा के जो पूछेगा, खासकर इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन में। और इसमें जो मैं क्वेश्चन की क्वालिटी मैंने देखी है, कुछ जो लोगों ने रिसर्च करके क्वेश्चन बनाए हैं, जिस ग्रुप में मैं हूँ, मैं कहता हूँ शिव 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 शिव। ये समझ लो कि जो मैं रिसर्च आज आपको करके भी दे रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं उन क्वेश्चन से इंप्रेस होके मैंने कहा जी और एग्जाम्पल बना के देते हैं ताकि उन क्वेश्चंस को भेज सको जो इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशन में आने वाले हैं। और ये जो केवल खाली रिवीजनों वीडियो के थ्रू समझ रहे हैं कि हम इस एग्जाम को पेल के आ जाएंगे, भाई आने दो आईबीएस का पेपर ना तोते उड़े तो मुझे बताना, फिर मुझे बताना भाई, बहुत खतरनाक क्वेश्चन कई लोग बना रहे हैं वहां पर यार। मगर अब इतना आप देखो, अब लॉ की लैंग्वेज के बाहर तो जा नहीं सकता कोई। ये तो नहीं कह सकता कि कपिल देव ने कितनी नो बॉलें 1983 में डाली थी, ऐसा तो नहीं कह सकता। डालेगा तो यहीं के अंदर, और जितनी इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है सब समझा रहा हूं। चले, फिलहाल ये लिख क्या दिया इसने। अच्छा, लिखने से पहले मुझे एक बात बताना, मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक होल्डिंग कितनी है, यानी कि कोई भी लिस्टेड कंपनी मैक्सिमम कितना नॉन पब्लिक के पास रख सकती है, यानी कि प्रमोटर्स वगैरह के पास कितना रख सकती है, 75%। तो इसका मतलब है मिनिमम पब्लिक को कितना देना पड़ेगा, मिनिमम पब्लिक की होल्डिंग कितनी होनी चाहिए, 25%। ठीक है, ये कहाँ लिखा है, ये लिखा है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अंदर, जो हमारे सिलेबस में ये वाला रेगुलेशन नहीं है, बट ये वर्ड यूज हुआ है तो क्या करें। अब कहता है सिचुएशन नंबर 1, अगर मैं आपको कहूं कि इफ L&T ऑलरेडी एक्वायर्ड 25% in Mindtree but less than 75%, यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक होल्डिंग से कम है, पर 25% एक्वायर हो चुका है, डेट इज, मैं कहता हूं जी कितना 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 लें, कितना लें, 32% है, मान लीजिए 32% एक्वायर कर चुका है L&T अब इन 22-23 फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, नाउ इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 L&T wants to acquire more than 5%, कितना, 5% से ज्यादा। L&T अगर अब किसी भी 25% एक्वायर कर चुके हो, ट्रिगर पॉइंट हो चुका होगा, यानी कि ट्रिगर पॉइंट अचीव्ड हो चुका है, डेट इज, आप इसे कह सकते हो ट्रिगर पॉइंट अचीव्ड इन पास्ट, ट्रिगर्ड पॉइंट अचीव्ड हो चुका है। अब उसके बाद ट्रिगर पॉइंट अचीव करने के बाद किसी अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 5% से ऊपर एक्वायर करना चाह रहे हो,
तो 5% तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही आप 5% से ऊपर एक्वायर करना चाह रहे हो, दिस इज कॉल्ड, इसे कहते हैं क्रीपिंग एक्विजिशन। क्या कहते हैं इसे? क्रीपिंग एक्विजिशन। अब क्रीपिंग एक्विजिशन है तो क्या यह अलाउड है? यस, अलाउड। कब तक? अप टू 75% तक। 75% तक अलाउ है। 75% क्या है? मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक होल्डिंग। मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक होल्डिंग। क्रीपिंग एक्विजिशन कर सकते हो हर साल। अगर 5% एक्वायर कर रहे हो 5% तक मुझे कोई दिक्कत नहीं, बट किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपने 5% से ऊपर एक्वायर किया तो इसका मतलब धीरे धीरे तुम चूस रहे हो इस बर्फ के गोले को। समझ गए? क्रीपिंग, धीरे धीरे खा जाना। जैसे मगरमच्छ धीरे धीरे खाता है ना, तुम भी मगरमच्छ की तरह उस कंपनी को धीरे धीरे खा रहे हो। अब रुक जाओ, अब रुक जाओ, अब रुक जाओ। अब आपके ऊपर दोबारा से 3-2 अट्रैक्ट हो जाएगा। यहां पर 3-2 आपका अट्रैक्ट हो गया है। थ्री टू अट्रैक्ट हो चुका है आपका यहां पर। ठीक है, अब देखना शुरू करते हैं। अब 3-2 क्या कहता है, आएगा 3-2 की रिक्वायरमेंट पे देखते हैं। नो एक्वायरर who together with the person acting in concert with him has acquired or hold in accordance with these regulations the share or voting right in the target company, entitle them to exercise 25% or more of the voting power in the target company but less than the maximum permissible non-public shareholding। यानी कि 25% और मोर तो आप होल्ड करते हो वोटिंग राइट इन द टारगेट कंपनी, बट मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग से कम है। ओके, तो नो एक्वायरर, नो से शुरू हुआ है, शेल एक्वायर विद इन एनी फाइनेंशियल ईयर। तो किसी एक फाइनेंशियल ईयर में एडिशनल शेयर और वोटिंग राइट इन सच टारगेट कंपनी आप एक्वायर करना चाह रहे हो, जिसकी वजह से मोर देन 5% ऑफ द वोटिंग राइट आपके पास और आ जाएगी। नहीं कर सकते जब तक कि दोबारा से एक पब्लिक अनाउंसमेंट ना कर दो ऑफ एन ओपन ऑफर फॉर एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ सच टारगेट कंपनी इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशंस। तो आपको एक पब्लिक अनाउंसमेंट फिर जारी करनी पड़ेगी कि हाँ जी हम इसके कंपनी के इतने शेयर एक्वायर करने जा रहे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? अच्छा, कितने तक एक्वायर कर सकते हो अब आप? अगर आप 5% से ऊपर एक्वायर करना चाह रहे हो, पब्लिक अनाउंसमेंट जारी कर दो। कितने परसेंट, कितने तक एक्वायर कर सकते हो? मैक्सिमम लिमिट तक। वो जो मैक्सिमम परमिसिबल, वो जो अदर देन पब्लिक की जो आपकी लिमिट है ना, वहां तक आप एक्वायर कर सकते हो। डेट इज कैन बी एक्वायर्ड up to 75%। ठीक है जी, बढ़े आगे चलिए। अच्छा, अब यहां पर भी आप सर एडिशनल 26% दोगे? नहीं, 26% तो ऑलरेडी आप अचीव कर चुके होगे ना, वो तो ऑलरेडी ट्रिगर पॉइंट अचीव कर चुके हो। अब तो आप एडिशनल एक्विजिशन का दोगे कि हाँ जी हम तो मतलब 75% तक आप दे सकते हो कि हाँ जी हम 75% तक, मतलब जो भी आप रह गए हैं 75% तक में। फॉर एग्जांपल आपके पास 32 थे, आप 5% से ऊपर एक्वायर करने जा रहे हो, तो आप पब्लिक अनाउंसमेंट दे सकते हो ओपन ऑफर का कि हाँ जी हमें 5% से ऊपर लेने जा रहे हैं, मतलब 10%, या भी कह सकते हो कि नहीं जी हम तो 20% लेना चाह रहे हैं।
तो अगर आप 5% से ऊपर लेना चाह रहे हो तो फिर पब्लिक अनाउंसमेंट जारी करनी पड़ेगी, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि हम इतने परसेंट लेना चाह रहे हैं, जो हमें देना चाहता हो दे दो। अब यहां 26% की लिमिट नहीं है, बट ओवरऑल कहां तक जा सकते हो आप? 75% तक। ठीक है, आगे। Provided that such acquirer shall not be entitled to acquire or enter into an agreement to acquire share or voting right exceeding such number of share as would take the aggregate shareholding pursuant to the acquisition above the maximum permissible non-public shareholding, यानी कि मैक्सिमम 75% तक एक्वायर कर सकते हो आप, पब्लिक अनाउंसमेंट जारी कर दो, उससे ज्यादा नहीं। तो 32 के बाद मैं 5% से ज्यादा एक्वायर करना चाहता हूं, 6%, मेरे हो गए 38%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। अगले साल फिर मैं 6% करना चाहते हो, मेरे हो गए 44%, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हो। इसे क्रीपिंग एक्विजिशन कहते हैं, धीरे धीरे खाना। आगे फिर कहता है प्रोवाइडेड फर्दर that the acquisition pursuant to a resolution plan approved under section 31 of the IBC shall be exempt from the obligation under the proviso to the sub regulation 2 of regulation number 3। यानी कि अगर आप कोई टेक ओवर कर रहे हो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग, तो 3(2) नहीं लगेगा। बट सीधी सी बात है, 3(2) shall not apply, shall not apply upon acquisition as per section 31 of IBC। लो जी, तो सेक्शन रेगुलेशन नंबर 3(2) अप्लाई नहीं होगा अगर एक्विजिशन हो रहा है एज पर सेक्शन 31 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। वो क्या होता है? जब किसी डूबी हुई कंपनी का टेक ओवर करते हो ना, तो वहां फॉर्मेलिटी कम करने के लिए ऐसा लॉ ने लिखा हुआ है, आईबीसी के अंदर समझेंगे, 31 बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। चले अब आती हैं रेगुलेशन नंबर 3(2) की कुछ एक्सप्लेनेशंस। आइएगा जी, कितनी एक्सप्लेनेशन है? 2 एक्सप्लेनेशन। पहला पढ़िएगा, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द क्वांटम ऑफ एक्विजिशन ऑफ एडिशनल वोटिंग राइट under this sub-regulation, the gross acquisition alone shall be taken into account, regardless of any intermittent fall in the shareholding or voting right, whether owing to the disposal of shares held or dilution of the voting rights owing to the fresh issue of the shares by the target company। अरे बाप रे, क्या शब्द हैं रे! बट ठीक है, तभी तो पढ़ने में मजा आता है कि क्या लिखा है, और ऊपर से ज्ञानवर्धक बातें भी हैं। हालांकि काश संपूर्ण ज्ञान होता तो मेरी दुकान तो चमक रही होती, मगर आपके लिए बहुत इन डेप्थ हो जाता। मगर फिर भी मैं कहूँगा आईसीडीआर से अच्छा ना इसे इन डेप्थ कर देते, जो ज़्यादा अच्छा है। आईसीडीआर तो ऐसे रखा है कि जैसे पता नहीं, मतलब किसी ने हाथ ही ना रोका हो सिलेबस बनाने वाले का, ये भी दे दे, वो भी दे दे, वो भी दे दे, ये भी दे दे। अरे चलिए जी, एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहना चाह रहा है? कहता है जी, ये है एलएनटी, ये है माइंट्री। इसे नए समय का इन्फोसिस कहा जाता था माइंट्री को। खैर अब तो होस्टाइल टेक ओवर के अंदर एलएनटी लेके चला गया, इसके प्रमोटर को पैसा दिया 2400 करोड़। आजकल वो नई कंपनी उन्होंने खोली अब रिसेंटली, अब कुछ चले। बिगिनिंग ऑफ 23-24 के अंदर एलएनटी वाज होल्डिंग 26% इन माइंट्री, यानी कि मैं कह सकता हूं ट्रिगर्ड अचीव हो चुका है, ट्रिगर पॉइंट अचीव्ड। 23-24 में ट्रिगर पॉइंट अचीव हो चुका था। अब मैं बात करता हूं 24-25 की। एलएनटी एक्वायर जनवरी में ऑब्लिक सोल्ड
ये भी लिख देता हूं, हाँ जी, जनवरी, ओहो सॉरी, अप्रैल, जुलाई, दिसंबर। अप्रैल में 3% एक्वायर की है, जुलाई में 2% सोल्ड की है, सोल्ड, एक्वायर्ड। दिसंबर में 3% एक्वायर्ड की है, ग्रॉस एक्विजिशन कितनी है? मोर देन 5%, एग्जैक्टली 6%, 3 + 3 6%। नेट एक्विजिशन कितनी है? 3 3 6 और 2 -4 = 4%। क्या 3 2 लगेगी या नहीं? आंसर इज लग जाएगी, क्योंकि 3 2 कहती है मुझे ग्रॉस, एक्सप्लेनेशन 1 कहती है मुझे ग्रॉस एक्विजिशन देखना है। रेगुलेशन नंबर 3, 2 attracted as we are concerned with ग्रॉस। तो भैया जी हमें ना ग्रॉस एक्विजिशन देखना है, तो हमें तो ग्रॉस एक्विजिशन दिखाओ बस, ग्रॉस एक्विजिशन कितना, अगर वो 5% से ऊपर है तो बस 3 2 अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक हो गई इतनी बात? अब पढ़ के देखो फटाफट। ग्रॉस एक्विजिशन अलोन शेल बी टेकन इनटू अकाउंट रिगार्डलेस ऑफ एनी इंटरमिटेंट फॉल। मतलब अगर कोई इंटरमिटेंट फॉल हुआ भी है शेयर होल्डिंग में तो मुझे कोई लेना देना नहीं है, और द वोटिंग राइट वेदर ओइंग टू द डिस्पोजल ऑफ द शेयर हेल्ड और डाइल्यूशन ऑफ द वोटिंग राइट ओइंग टू द फ्रेश इशू। चाहे बेशक टारगेट कंपनी ने फ्रेश इशू किए हो जिसके कारण आपकी शेयर होल्डिंग कम हो गई हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझे बताओ कि आपने पूरे साल में 5% से एक्वायर ज्यादा किया है कि नहीं। तो बस क्रीपिंग एक्विजिशन है, रेगुलेशन 3 2 अट्रैक्ट हो जाएगी। क्लियर हो गई इतनी बात भी? आगे बढ़ सकते हैं। अब आइएगा एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पर। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 क्या कहती है, पढ़िएगा। कहता है इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर बाय द वे ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर्स बाय द टारगेट कंपनी or where the target company has made an issue of new shares in any given financial year, the difference between the pre-allotment and the post-allotment percentage voting rights shall be regarded as quantum of the additional acquisition। दोबारा एक बार पढ़ के देखना क्या लिखा है वैसे, प्री एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन, क्या क्या लिखा है जरा देखो। तो एक है जी प्री एक्विजिशन, दूसरा है जी पोस्ट एक्विजिशन। तो इसका मतलब क्या है, चलिए देखना शुरू करते हैं। आइएगा एक्सप्लेनेशन नंबर 2। शुरू करते हैं जी एनालिसिस। एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ए लिमिटेड होल्ड करता है 25% एज ऑन 1/1/24 इन बी लिमिटेड। मैं कहना चाह रहा हूं ट्रिगर पॉइंट अचीव हो चुका है, ट्रिगर अचीव्ड। तो सर एडिशनल 26% का क्या हुआ? भाई इसने कहा होगा पब्लिक को कि मुझे 26% और चाहिए, किसी ने दिए नहीं तो ये 25% पे ही रहा। अब दिए नहीं तो क्या करें, तो 25% एक्वायर कर लिए थे इसने, बस और क्या। ठीक है ना, इसने अपना कर्तव्य निभाया, किसी ने दिए नहीं तो क्या करे। आगे अब ये बात थी 1 अप्रैल 2024 की। अब हुआ 24-25, बी लिमिटेड ने मेक्स प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट
टू ए लिमिटेड। बी लिमिटेड जो है प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करने जा रही है कहां पर, ए लिमिटेड के में कितना, 5% से ज्यादा। ए लिमिटेड एक्वायर नहीं कर रही, बी लिमिटेड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर रही है किसको, ए लिमिटेड को, कि ले एडिशनल शेयर इशू कर रहे हैं, ले तू ले। अच्छा, ए लिमिटेड तो एक्वायर नहीं कर रही, कौन दे रही है, बी लिमिटेड। तो क्या 3-2 लगेगा, लॉ कहता है हां लगेगा। मुझे केवल एक चीज देखनी है, पोस्ट अलॉटमेंट माइनस प्री अलॉटमेंट एफ मोर देन 5%, 3-2 अट्रैक्ट। ज्यादा स्मार्ट ना बनो, बस मुझे तो प्री अलॉटमेंट पोस्ट अलॉटमेंट का डिफरेंस बता दो। अगर 5% से ऊपर है तो 3-2 अप्लाई कर दूंगा मैं तो, फिर चाहे तुम एक्वायर करो चाहे वो अलॉट करे, मुझे इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो आइए पढ़िएगा। इन द केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स बाय द वे ऑफ इशू ऑफ न्यू शेयर बाय द टारगेट कंपनी, or where the target company has made an issue of new shares in any given financial year। टारगेट कंपनी शेयर दे रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं। द डिफरेंस बिटवीन द प्री अलॉटमेंट एंड द पोस्ट अलॉटमेंट परसेंटेज वोटिंग राइट शेल बी रिगार्डेड एज क्वांटम ऑफ द एडिशनल एक्विजिशन। बस, तो दोनों का डिफरेंस ही कंडीशन एडिशनल एक्विजिशन है और वो 5% से ऊपर है, तो फिर 3-2 लग गया। अब इसको सिंपल वर्जन में आईसीआई ने लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लॉज एन एक्वायरर हु अलोंग विद द पीएसी इफ एनी होल्ड 25% और मोर बट लेस देन द मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग इन द टारगेट कंपनी कैन एक्वायर एडिशनल शेयर इन द टारगेट कंपनी as would entitle him to exercise more than 5% of the voting right in any financial year only after making an open offer। यह आईसीआई का सिंपल वर्जन है जो भी लिखा हुआ है, सिंपल वर्जन of ICAI on 3-2। तो घबराना मत इस स्टडी मटेरियल में देखकर कि ऐसा नहीं है कि कोई एडिशनल लॉ लिखा हुआ है यहाँ पर, बस सिंपल इंटरप्रिटेशन है बस, और कुछ नहीं। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इतना तुम्हें थोड़े ना पढ़ा देगा उस पैरा में जितना तुमने एनालिसिस कर डाला। आप समझ गए, आइएगा। अब आते हैं 3-3 के ऊपर। ओके, 3-3 क्या कहता है, कहता है फॉर द पर्पस ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 1 एंड सब रेगुलेशन नंबर 2 acquisition of share by any person such that the individual shareholding of such person acquiring the shares exceed the stipulated threshold shall also be attracting the obligation to make an open offer for acquiring share of the target company irrespective of whether there is a change in the aggregate shareholding with the person acting in concert। अरे बाप रे, क्या मतलब है इसका। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जेड, होल्डिंग कितनी है इन ए लिमिटेड जो कि लिस्टेड एंटिटी है। मैंने कहा जी 5%, 5%, 5%, तो टोटल कितनी हो गई 15%। ठीक है, 23-24 एडिशनल एक्विजिशन होने जा रहा है। फाइव परसेंट, तो 15%, टोटल 30%। क्योंकि टोटल 30% हो रहा है तो ट्रिगर पॉइंट हो गया, ट्रिगर पॉइंट अचीव्ड एंड पब्लिक अनाउंसमेंट दे दी होगी। गिवन
ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल चल रहा है कॉन्सेप्ट। ये 23-24 की घटना थी, क्योंकि टोटल 30% हुए, ये तीनों मिलकर, मतलब ये दोनों कौन है, पर्सन एक्टिंग इन कंसल्ट है फॉर ऑफ एक्स, PAC ऑफ मिस्टर एक्स। दे आर द पर्सन एक्टिंग इन कंसल्ट ऑफ मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे ये लोग। अब क्या हुआ जी, 24-25 के अंदर Z ट्रांसफर्ड हो गई थी ना 8% टू X एंड Y ट्रांसफर्ड 8% टू X, तो टोटल विद X कितना हो गया, 8 + 8 + 10, 26% हो गया। क्या पब्लिक अनाउंसमेंट रिक्वायर्ड है? क्या ये भी ट्रिगर पॉइंट हो गया था कि यहां पर भी पब्लिक अनाउंसमेंट देनी पड़ेगी? यानी कि ओवरऑल शेयर होल्डिंग तो सेम रही, यानी कि टोटल तो सेम रहा 20-30%, बट इंडिविजुअली इस तरीके से चेंज हुआ कि एक व्यक्ति के पास 25% आ रहा है, तो भी रेगुलेशन अट्रैक्ट हो जाएगी। 3.3 कहता है पब्लिक अनाउंसमेंट देनी ही पड़ेगी, पब्लिक अनाउंसमेंट रिक्वायर्ड। भाई पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, पब्लिक अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी। समझ आई बात? चलिए पढ़िएगा। फॉर द पर्पस ऑफ सब रेगुलेशन नंबर 1 and 2, acquisition of share by any person such that the individual shareholding of such person acquiring shares exceed the stipulated threshold, that is 25% या फिर मोर देन 5%, मतलब 3.1 में या फिर 3.2 में, ठीक है। आगे, shall also be attracting the obligation to make an open offer for acquiring share of the target company irrespective of whether there is a change in the aggregate shareholding with the person acting in concert। ओवरऑल शेयर होल्डिंग सेम रही है विद द पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, ओवरऑल शेयर होल्डिंग बिल्कुल सेम रही है, बट इंडिविजुअली बीच में चेंज हो गई। तो 3.1 3.2 की जैसे ही आपने 25% या फिर मोर देन 5% एक्वायर किया, क्रीपिंग या फिर ट्रिगर, पब्लिक अनाउंसमेंट जाएगी। जारी करो पब्लिक अनाउंसमेंट, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। सबसेक्शन 4, nothing contained in these regulations shall apply to the acquisition of the share or voting right of the company by the promoter or shareholder in control in terms of the provision of chapter 6A of the Security and Exchange Board of India ICDR regulation 2009। भाई यार, अच्छा जी, अब हुआ क्या, अगर चैप्टर 6A ICDR पढ़ के आओ तो होता क्या है, ये रहा इसका एनालिसिस। चैप्टर 6 ऑफ ICDR, ठीक है। ए लिमिटेड लिस्टेड कंपनी थी, इन्होंने पब्लिक इशू लाया, पब्लिक ऑफर आया, ₹1000 करोड़ का।
ऑब्जेक्ट बताया गया कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है पब्लिक ऑफर लाने का, कि हम गारमेंट्स के बिजनेस में पैसा लगाएंगे, गारमेंट्स के बिजनेस का हम एक्सपेंशन करेंगे। तो इसके लिए इन्होंने 1000 करोड़ का पब्लिक ऑफर लाया, ठीक है जी, लेस। इसमें से इन्होंने यूटिलाइज कर दिया 600 करोड़, अनयूटिलाइज का पड़ा हुआ अभी भी, अनयूटिलाइज्ड 400 करोड़ अनयूटिलाइज्ड है। अब इन्होंने क्या किया, अनयूटिलाइज के लिए इन्होंने कहा अब क्या करें, हालांकि ये सभी का नॉन कंप्लायंस है कि जब आपने 1000 करोड़ मंगाया था तो आपको वैसे ही लगाना चाहिए था, बट इन्होंने गलत कर लिया, नॉन कंप्लायंस हुआ। LODR के अंदर भी पढ़ाया था कि भैया एक एक रुपए का हिसाब देना पड़ता है, तो फिर अब इनका हिसाब तो गड़बड़ हो गया। तो अब क्या किया इन्होंने, कंपनी डिसाइड टू अडॉप्ट न्यू बिजनेस, दैट इज कंपनी अब दूसरा धंधा शुरू करना चाहती है, चेंज ऑफ बिजनेस करना चाह रही है, टू स्टील आल्सो। लो जी, इसने कहा जी अब हम स्टील का बिजनेस करेंगे, तो 400 करोड़ रुपए वहां लगाएंगे। अब स्टील और गारमेंट्स में कोई फर्क, कोई लिंक है, कनेक्शन है? मैं तो कहता हूं दूर दूर तक नहीं है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि पहले चड्डियां बनाता था अब ये स्टील की चड्डियां बनाएगा ये भी नहीं बनता कनेक्शन दूर दूर तक। तो हालात तो बड़े गंभीर हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा कंपनी को? नाउ कंपनी नीड टू पास स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा क्योंकि चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट हो रहा है। फेवर में आए 80%, अगेंस्ट में आए 20%, फेवर में आए अगेंस्ट 80% और अगेंस्ट में आए 20%, ठीक है। अब इन 20% को अपन लोग कहते हैं डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स। अब सभी कहता है इनके साथ धोखा हुआ है। भाई इन्हें पहले बताया गया होता कि इनका पैसा स्टील में लगना है तो इस कंपनी में क्यों लगाते, ये टाटा स्टील में लगाते फिर इस कंपनी में क्यों लगाते। तो इनके साथ तो धोखा हुआ है। तो अब धोखा हुआ है तो फिर क्या करें? तो लॉ कहता है एक काम करो, अब ये जो डिसेंटिंग शेयर होल्डर है इसे एग्जिट का मौका दो और इनकी स्टेक, देयर पोर्शन ऑफ शेयर्स टू बी एक्वायर्ड बाय, किसके द्वारा? या तो प्रमोटर या फिर मेजर शेयर होल्डर के द्वारा। तो 20% स्टेक एक्वायर कर रहे हो और मैं कहता हूं प्रमोटर ऑलरेडी होल्ड कर रहा है 25%, तो क्या क्रीपिंग एक्विजिशन के नियम लगेंगे? या फिर मैं कहता हूं यहां पर फेवर में 75% है, मैं ट्रिगर वाला सिचुएशन बना देता हूं, ये 25% है, तो क्या यहां पर ट्रिगर पॉइंट लगेगा? रेगुलेशन 3(1) अट्रैक्ट होगी? रेगुलेशन 3(1) अट्रैक्ट होगी? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग हुआ है, एक्विजिशन आपको चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग करनी पड़ी है। तो यहां पर क्योंकि सेबी की चैप्टर 6 की रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपने एक्विजिशन की है, डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दी है और उनकी स्टेक खरीदी है, तो इसलिए यहां पर एग्जम्पशन है। यही है रेगुलेशन नंबर 3(4). क्या कहती है कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी ने पब्लिक ऑफर लाया, पब्लिक ऑफर में से जो पैसा मंगाया था उसका पूरा पैसा यूज नहीं कर पाए और अनयूटिलाइज अमाउंट था,
अब उस अनयूटिलाइज अमाउंट को लेकर कंपनी किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट में लगाना चाहती है तो फिर एसआर पास करना पड़ेगा। अब एसआर में अगर मान लीजिए कोई लोग अगेंस्ट में आए हैं, दे आर कॉल्ड एज डिसेंटिंग शेयर होल्डर, उन डिसेंटिंग शेयर होल्डर को एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी मतलब उन्हें विदाई का मौका देना पड़ेगा, और विदाई का मौका कौन देगा? ये जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं या मेजर शेयर होल्डर हैं, दे विल पे द अमाउंट टू देम एज पर द सेबी रेगुलेशंस एंड दे विल एक्वायर देयर स्टेक। तो फिर उनकी मान लीजिए 25% अगेंस्ट में थे, 25% की स्टेक कंपनी के प्रमोटर या फिर मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स ने एक्वायर की है, तो फिर विल इट अमाउंट टू द ट्रिगर पॉइंट? द आंसर इज नो, ट्रिगर पॉइंट के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। तो पढ़ के देखिएगा रेगुलेशन 3(4), ठीक है। आगे फिर 3(5) क्या कहती है? कहती है फॉर द पर्पस ऑफ दिस रेगुलेशन एनी रेफरेंस टू द 25% इन केस ऑफ अ लिस्टेड विच हैज इट्स लिस्टेड इट्स सिक्योरिटी इन द आईजीपी शैल बी रीड एज 49%। ऊपर क्या लिखा था कि आईजीपी पे लिस्ट कंपनियों पे प्रोविजन नहीं लगेंगे। नीचे क्या कह रहा है कि जिनकी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी आईजीपी पर लिस्ट होंगी उनके ऊपर लग जाएंगे प्रोविजन, मगर उनके लिए 25% नहीं देखेंगे, हम 49% देखेंगे। तो आईजीपी के लिए 25% नहीं देखना, जिन जो कंपनियां इनोवेटिव ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड है उनके लिए 25% नहीं 49% देखना है। तो वहां इन रेगुलेशंस को अप्लाई करने के लिए आपको तब लगेंगे जब आप उनके 49% जो है वोटिंग पावर एक्वायर कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारी पूरी की पूरी रेगुलेशन 3 खत्म होती है जी। अब आते हैं रेगुलेशन नंबर 4 के ऊपर। देखो शुरुआत हुई थी कि अगर आप दूसरी कंपनी के शेयर्स या फिर वोटिंग राइट या फिर कंट्रोल एक्वायर कर रहे हो, रेगुलेशन नंबर 3 वाज अबाउट द शेयर्स और वोटिंग राइट, बट रेगुलेशन नंबर 4 इज अबाउट कंट्रोल। तो यहां कंट्रोल की बात होगी रेगुलेशन नंबर 4 में। ठीक है, तो पढ़िएगा। कहता है जी इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्विजिशन और होल्डिंग ऑफ द शेयर्स और वोटिंग राइट इन द टारगेट कंपनी, इररिस्पेक्टिव मुझे नहीं पता कितना है, नो एक्वायरर shall acquire directly or indirectly control का definition, if you have the right to appoint the majority of the directors का अपॉइंटमेंट कैसे करते हो? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू। तो नॉर्मली राइट टू अपॉइंट द मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर नॉर्मली ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू मिलता है, बट वैसे अदरवाइज भी मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट एग्रीमेंट वगैरह के अकॉर्डिंग भी आपके पास मिल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट नॉर्मली ये ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की पावर होती है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कब पास होता है? मोर देन 50% पे। ठीक है, तो यानी कि इररिस्पेक्टिव, मुझे नहीं पता आपके पास कितने शेयर्स हैं, नो एक्वायरर शैल एक्वायर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल ओवर सच टारगेट कंपनी unless the acquirer make a public announcement of an open offer for acquiring shares of such target company in accordance with these regulations. एग्जाम्पल नंबर 1 और 2, मैंने आपको इनडायरेक्ट का भी मतलब बताना था ना, इनडायरेक्ट का मतलब भी नहीं बताया अभी। चले एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहना चाह रहा है? ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, ये लिस्टेड कंपनी। अब हुआ क्या? होल्डिंग है बाय ए लिमिटेड इन बी लिमिटेड जी। ईयर 1819, होल्डिंग 25%। तो जैसे ही आपने 25% एक्वायर किए 1819 में, कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? पब्लिक अनाउंसमेंट होगी,
भाई पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 3-1 अट्रैक्ट हुआ 1920 में, आपने एडिशनल लिया 18%, 5% से ऊपर लिया, फिर दोबारा पब्लिक अनाउंसमेंट हो गई, 3-2 अट्रैक्ट हो गया, तो आपके टोटल कितने हो चुके हैं 43%। 2021 में आप करने जा रहे हो 5%, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई। कितना हो गया आपके पास, टोटल कितना हो गया, टोटल 25%, 25 प्लस 18 इज इक्वल टू 43%, फिर 43 प्लस 5 इज इक्वल टू 48%। तो यहां पर तो कुछ भी रेगुलेशन कोई नहीं लग रही, क्योंकि 5% से ऊपर एक्वायर नहीं कर रहे, तो इसलिए कोई ट्रिगर पॉइंट नहीं हुआ, कोई क्रीपिंग एक्विजिशन नहीं हुआ। फिर आया 21, 22, यू आर जस्ट गोइंग टू एक्वायर 3%। क्या मोर देन 50 हो गया? दिस इज एक्विजिशन ऑफ कंट्रोल, तो यानी कि आपका कंट्रोल एक्वायर हो गया, और जैसे ही आपने कंट्रोल एक्वायर किया, रेगुलेशन नंबर 4 आपके ऊपर अट्रैक्ट होना शुरू हो गई। अब आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा। रेगुलेशन 4 अट्रैक्टेड, 10 पब्लिक अनाउंसमेंट टू बी मेड। तो जी अब आपको पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा जी, और कोई ऑप्शन नहीं है। पब्लिक अनाउंसमेंट करना पड़ेगा जी, और कोई भी ऑप्शन नहीं है, पब्लिक अनाउंसमेंट आपको करना पड़ेगा। ठीक हो गई थी बात? चलिए आगे। उसके बाद एक वर्ड आया इनडायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, चलिए अब ये भी देखते हैं मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट कंट्रोल। मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट कंट्रोल, लो जी, इनडायरेक्ट कंट्रोल, इसका मतलब क्या होता है? ये ए लिमिटेड है, ये बी लिमिटेड है, ये सी लिमिटेड है। सी लिमिटेड जो है एक लिस्टेड कंपनी है, प्लस साथ में सब्सिडरी है ऑफ बी लिमिटेड की, तो यानी कि बी लिमिटेड होल्डिंग हो गई ऑफ सी लिमिटेड, और बी लिमिटेड अपने आप में लिस्टेड नहीं है। तो मैंने कहा जी ये कोड कब लगता है? कोड कब लगता है? हमें देखना होता है टारगेट कंपनी को कि वो लिस्टेड है तो ये कोड लगेगा, नहीं तो कोड नहीं लगेगा। नाउ पहला, ए लिमिटेड टेक ओवर कर लेती है बी लिमिटेड का, क्या यहां पर टेक ओवर कोड लगेगा? सेबी टेक ओवर कोड नॉट एप्लीकेबल, as B Limited is not listed company। तो जब B Limited listed कंपनी नहीं है तो फिर ये कोड अट्रैक्ट ही नहीं होगा ना भाई।
बट भाई साहब इस टेक ओवर का एक कॉन्सिक्वेंसेस और है। वो क्या मैं कह सकता हूं कि नाउ ए लिमिटेड इज इक्वल टू होल्डिंग कंपनी ऑफ, यहां पे लिख लेना, मोर देन 51% इन बी लिमिटेड। मोर देन 51% इन बी लिमिटेड एक्वायर किया, मतलब मोर देन 50 कहना चाहिए, मोर देन 50% इन बी लिमिटेड। इफ ए लिमिटेड इज होल्डिंग ऑफ बी लिमिटेड, क्या मैं कह सकता हूं दस ए लिमिटेड इज आल्सो, सब्सिडरी की सब्सिडरी भी आपकी सब्सिडरी हुई, होल्डिंग ऑफ सी लिमिटेड, सब्सिडरी की सब्सिडरी, और सी लिमिटेड कौन है? लिस्टेड कंपनी। तो इनडायरेक्टली आपने लिस्टेड कंपनी पे कंट्रोल दे मारा, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। 10 ये रेगुलेशन 3 में भी अप्लाई होगा। ए लिमिटेड एक्वायर्ड इनडायरेक्ट कंट्रोल ओवर सी लिमिटेड। रेगुलेशन 4 अट्रैक्ट हो गई, रेगुलेशन 4 अट्रैक्ट हो चुकी है। समझ आई कहानी? तो बात बड़ी सीधी सी है भाई साहब। अगर आपने डायरेक्टली एक्वायर नहीं किए, इनडायरेक्टली एक्वायर किए हैं, मतलब किसी और कंपनी को एक्वायर किया है और उसकी सब्सिडरी जो है वो लिस्टेड है, तो आपने जिसको एक्वायर किया वो आपकी होल्डिंग बन गई, तो यानी कि उसकी सब्सिडरी भी आपकी सब्सिडरी बन गई। अब तो सब्सिडरी की सब्सिडरी मतलब आपकी सब्सिडरी, तो आपकी सब्सिडरी की सब्सिडरी कौन थी? लिस्टेड कंपनी। तो एक तरीके से आपने लिस्टेड कंपनी पे कंट्रोल कर लिया, क्योंकि लिस्टेड कंपनी पे कंट्रोल कर रही है तो इसका मतलब क्या है? सेबी टेक ओवर कोड अप्लाई होना शुरू हो गया। क्योंकि सेबी टेक ओवर कोड अप्लाई होना शुरू हो गया, इसलिए बोलो हर हर गंगे। रेगुलेशन 4 आपके ऊपर लगना शुरू हो गया है। You are getting covered under regulation number 4. ठीक है जी, चलिए यहां तक था टेक्निकल पोर्शन। अब उसके बाद कुछ टेक्निकल नहीं है, हालांकि टेक्निकल है बहुत कुछ, मैं ऐसा नहीं कहूंगा टेक्निकल नहीं है, बट टेक्निकल वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब आपके सिलेबस में जितना भी है वो प्लेन वनीला है, एकदम प्लेन वनीला, यानी कि दिमाग लगेगा ही नहीं। अब दिमाग यहीं तक लगना था, इंटरप्रिटेशन की कहानी यहीं तक थी जो आपने समझ ली। अब आगे तो प्लेन वनीला ही है, बिल्कुल प्लेन वनीला। चलो देखना शुरू करते हैं, क्या कहता है जी। अ वॉलेंटरी ओपन ऑफर अंडर रेगुलेशन 6, अपनी इच्छा से ओपन ऑफर इज अंडर रेगुलेशन 6। अब मेरे सिलेबस में नहीं है वो रेगुलेशन 6, बट केवल एक लाइन उसके लिए है। इज एन ऑफर मेड बाय अ पर्सन हु हिमसेल्फ और थ्रू पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट इफ एनी होल्ड 25% और मोर शेयर्स और वोटिंग राइट इन द टारगेट कंपनी बट लेस देन द मैक्सिमम परमिसिबल नॉन पब्लिक शेयर होल्डिंग लिमिट। तो एक वॉलेंटरी ऑफर की उसने डेफिनेशन बताई है, वॉलेंटरी ओपन ऑफर। तो वॉलेंटरी ओपन ऑफर क्या होता है जी? अपनी इच्छा से ओपन ऑफर दे डालना। इज एन ऑफर, ये वो ऑफर है जो कि कौन दे रहा है? बाय अ पर्सन हु हिमसेल्फ या फिर थ्रू पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट इफ एनी होल्ड कर रहा है 25% और मोर वोटिंग राइट or shares in the target company but less than the maximum permissible non-public shareholding limit।
यानी कि अगर आप 25% या 25% से ज्यादा शेयर होल्ड कर रहे हो टारगेट कंपनी में, बट लेस देन द नॉन परमिसेबल शेयर होल्डिंग लिमिट होल्ड कर रहे हो, तो आप अपनी इच्छा से एडिशनल शेयर एक्वायर करने की प्रक्रिया कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड वॉलेंटरी ऑफर, ओपन ऑफर। मेरे लिए ज्यादा रेलेवेंट ये लाइन है नहीं, सिवाय इसके कि वॉलेंटरी ओपन ऑफर कौन देता है, इज एन ऑफर मेड बाय द पर्सन हु हिमसेल्फ और थ्रू पर्सन एक्टिंग इन कंसल्ट। तो मतलब ये अपनी इच्छा से ऑफर दे सकते हैं एडिशनल एक्वायर करने का। कहां तक? 75% तक। अब हमने यही तो किया, 3-1-3-2 के अंदर यही तो किया, और क्या किया। अच्छा, फिर ऑफर प्राइस इज द प्राइस। अब जब आप एक्वायर करोगे तो कुछ प्राइस पे करोगे, ओके, विच द एक्वायरर अनाउंस टू एक्वायर्ड शेयर फ्रॉम द पब्लिक शेयर होल्डर अंडर द ओपन ऑफर। द ऑफर प्राइस शेल नॉट बी लेस देन द प्राइस एज कैलकुलेटेड अंडर रेगुलेशन 8, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फॉर फ्रीक्वेंटली एंड अनफ्रीक्वेंटली ट्रेडेड शेयर, वो भी हमारे सिलेबस में नहीं है। Acquirer can make an upward revision to the offer price at any time up to 3 working days prior to the opening of the offer. इसकी भी डिटेल्ड रेगुलेशन है कि ओपनिंग ऑफ द ऑफर कब होता है, कब नहीं होता। किसी भी एंगल से आईसीआई ने ना इनको पूरे पॉइंट्स को कवर ही नहीं किया। तो इसलिए एमसीक्यू के लिए बस एक ही बात ध्यान रख लेना, रादर देन पूरी रेगुलेशन समझाऊं मैं आपको और आपका टाइम खराब करूं, उसकी जगह केवल इतना ध्यान रख लेना एमसीक्यू पर्पस के लिए कि कोई भी रिवीजन टू द ऑफर प्राइस होता है, कभी भी रिवीजन, फॉर एग्जांपल अगर रिवीजन ऑफ प्राइस कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल एक्वायरर ने कहा कि मैं आपको, एलएनटी ने कहा मैं आपको पर शेयर 980 दूंगा, टारगेट कंपनी ने कहा हम आपको 1000 देंगे, एक्वायरर ने कहा मैं आपको 1100 दूंगा। अपवर्ड हो गई रिवीजन की प्राइस, ठीक है ना। तो अगर अपवर्ड रिवीजन होता है, एक्वायरर कैन मेक एन अपवर्ड रिवीजन इन द ऑफर प्राइस एट एनी टाइम अप टू 3 वर्किंग डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द ऑफर, प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द ऑफर, यानी कि जो आपका टेंडरिंग पीरियड है ना, तो उससे 3 दिन पहले तक, टेंडरिंग पीरियड के 3 दिन पहले तक रिवीजन किया जा सकता है। किसके द्वारा? एक्वायरर कैन मेक अपवर्ड रिवीजन 3 दिन पहले तक, बिफोर द टेंडरिंग पीरियड या बिफोर द ओपनिंग ऑफ द ऑफर। बस इतना लिखा है जो अभी समझाया, अपवर्ड रिवीजन प्राइस का किया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये भी रेलेवेंट नहीं है, केवल इसमें एक ही पॉइंट रेलेवेंट है, क्या कि अपवर्ड रिवीजन अगर कर रहा है तो कितने दिन पहले तक कर सकता है? अप टू 3 वर्किंग डेज प्रायर टू द ओपनिंग ऑफ द ऑफर। बस इतना ध्यान रख लेना और कुछ नहीं। और आगे बढ़ते हैं। तो ये दोनों पॉइंट ही मेरे ख्याल से रेलेवेंट नहीं है। अगर आप दोनों ही पॉइंट छोड़ के जाना चाहो तो मैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करूंगा, मैं कहूंगा कि यहां छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट आगे वाला काफी रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेलेवेंट क्यों नहीं है? क्योंकि ना रेगुलेशन 6 जो काफी इन डेप्थ है वो सिलेबस में आपने डाली है, ना ही आपने रेगुलेशन 8 जो आपके सिलेबस में इन डेप्थ वो भी आपने डाली है, तो इसलिए ज्यादा रेलेवेंट नहीं बनते हैं। आइएगा, हाँ जी, अब आते हैं हम कुछ ऑब्लिगेशंस पर। ऑब्लिगेशंस, द फॉलोइंग आर द ऑब्लिगेशन ऑफ द डायरेक्टर, एक्वायरर एंड ऑफ द टारगेट कंपनी। अब देखो जी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, थ्योरेटिकल शुरू हो गया सब कुछ। अब ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कुछ डायरेक्टर्स की, कुछ एक्वायरर्स की एंड कुछ टारगेट कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़िएगा। डायरेक्टर ऑफ द टारगेट कंपनी, रेगुलेशन नंबर 25, पर्सन रिप्रेजेंटिंग द एक्वायरर और पर्सन एक्टिंग इन कंसल्ट शेल बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर। पॉइंट अच्छा है, ध्यान से सुनना। कहता है जी ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, ऑफर पीरियड क्या है? जिस दिन पब्लिक अनाउंसमेंट की वहां से लेकर पब्लिक अनाउंसमेंट टिल पेमेंट, पूरे ऑफर पीरियड में नो पर्सन रिप्रेजेंटिंग द एक्वायरर or any person acting in concert with him shall be appointed as director on the board of director of the target company, whether as an additional director or in a casual vacancy। समझ आई बात? जब तक ऑफर पीरियड चल रहा है, यानी कि
ड्यूरिंग ऑफर पीरियड। ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, जब तक ऑफर पीरियड चल रहा है तब तक नो डायरेक्टर ऑन टारगेट कंपनी who represent acquirer oblique person acting in concert। बस इतनी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं। ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड नो डायरेक्टर ऑन द टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी पे कोई भी डायरेक्टर नहीं रहेगा। वो रिप्रेजेंट एक्वायरर और पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट, उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। चाहे वो एडिशनल डायरेक्टर हो, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी हो, किसी भी रूप में नहीं रहेगा। ठीक है, फिर आगे कहते हैं प्रोवाइडेड दैट आफ्टर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिटेल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट, पब्लिक स्टेटमेंट। डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के 15 दिन कौन से थे? काउंटर बिडिंग का जब वक्त दिया गया था टारगेट कंपनी को, याद है? टारगेट कंपनी को जब हमने वक्त दिया था डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट के बाद अगले 15 दिन किस चीज के थे? हमने कहा था ले काउंटर बिड मार, टारगेट कंपनी को कहा था। तो प्रोवाइडेड दैट आफ्टर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द डिटेल पब्लिक स्टेटमेंट, 15 दिन बीत गए, कोई भी काउंटर बिड नहीं आई टारगेट कंपनी से। उसके बाद द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन रिप्रेजेंटिंग द एक्वायरर, तो इसका मतलब टारगेट कंपनी ने सरेंडर कर दिया है, उसने सरेंडर कर दिया है, वो काउंटर बिड देने को तैयार नहीं है। तो इसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन रिप्रेजेंटिंग द एक्वायरर और अ पर्सन एक्टिंग इन कंसर्ट विद हिम ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मे बी इफेक्टेड, यानी कि अब डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है 15 दिन बाद। इन द इवेंट द एक्वायरर डिपॉजिट, अगर एक्वायरर पैसा जमा करा के आया है कहां पर? एस्क्रो अकाउंट में, सारा का सारा कंसिडरेशन उसने जमा करा दिया है और वहां से कोई काउंटर बिड नहीं आई है, तो भाई डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है? तो इसका मतलब सेकंड पॉइंट, डीपीएस 15 वर्किंग डेज, टाइम गिवन to target company for counter bid, no counter bid, अगर कोई काउंटर बिडिंग नहीं हुई, अगर कोई भी काउंटर बिडिंग नहीं हुई तो फिर नाउ पर्सन representing acquirer oblique PAC may be on board of director of TC if acquirer deposited 100% कंसिडरेशन इन, कहां पर? एस्क्रो अकाउंट। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई काउंटर बिड आने की संभावना नहीं है और वो एस्क्रो अकाउंट में सारा जमा करा चुका है, तो बस अब तो पर टेक ओवर की फॉर्मेलिटी रह गई है, तो इसलिए अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे अपॉइंट किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद पढ़िएगा, अगला पॉइंट पढ़िएगा।
अगला पॉइंट पढ़िएगा, कहता है जी प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द एक्वायरर हैज स्पेसिफाइड कंडीशन टू विच द ओपन ऑफर इज सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लॉज सी ऑफ सब रेगुलेशन 1 ऑफ रेगुलेशन 23। सब रेगुलेशन नंबर 23 के अंदर ना कुछ कंडीशंस लिखी गई हैं, और एक्वायरर क्या कर सकता है, एक्वायरर जो है एक्वायर करते हुए, ओपन ऑफर देते हुए कुछ कंडीशंस डाल सकता है। वो कंडीशन क्या है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे विदेशों से फॉरेन फंडिंग आ गई, और अगर मुझे फॉरेन फंडिंग मिल गई तो फिर मैं एक्वायर करूंगा, अदरवाइज नहीं एक्वायर करूंगा। मैं 25% एक्वायर करने का प्लान कर रहा हूं, मगर ये 25% प्लस एडिशनल 26% मैं तब एक्वायर करूंगा जब मुझे विदेशों से पैसा आ जाएगा। तो भाई साहब जब तक तुझे विदेशों से पैसा नहीं आएगा तब तक तो ये कंपनी तेरी नहीं हुई। तो या तो तू कह दे, ये कह दे कि नहीं ये कंडीशन वेव है, पैसे का अरेंजमेंट हो गया है, और या फिर इसे कंप्लाई कर। जब तक तू कंप्लाई नहीं करेगा तब तक ये कंडीशन पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो यानी कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द एक्वायरर हैज स्पेसिफाइड कंडीशन टू विच द ओपन ऑफर इज सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ क्लॉज सी ऑफ द सब रेगुलेशन नंबर 1 ऑफ रेगुलेशन 23, तो नो डायरेक्टर, कोई भी डायरेक्टर तेरा अपॉइंट नहीं होगा ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टारगेट कंपनी ड्यूरिंग द ऑफर पीरियड, अनलेस या तो एक्वायरर तो इसे वेव कर दे कंडीशन को, या फिर इन कंडीशन को अचीव कर ले, साथ में एस्क्रो अकाउंट में पैसा भी जमा कर दे। तो जब तक तेरी कंडीशन पूरी नहीं होंगी तब तक तेरे को डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करने देंगे, क्योंकि तूने कंडीशन लगा दी है ना ओपन ऑफर के टाइम पे, तो कंडीशन पूरी करिए, वेव कर। चलिए आगे। हाँ जी, फिर कहता है जी इन केस ऑफ अ कंडीशनल ओपन ऑफर, अगर मान लीजिए कंडीशंस के साथ आया है ओपन ऑफर, द एक्वायरर एंड द पर्सन एक्टिंग इन कंसल्ट शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू अपॉइंट एनी डायरेक्टर रिप्रेजेंटिंग देम ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। भाई कंडीशनल ऑफर है, तो जब तक कंडीशन पूरी नहीं करोगे तब तक डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम ही है। तो कहता है वेयर एन ओपन ऑफर इज मेड कंडीशनल अपॉन द मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि आप ऐसा कह सकते हो कि जब तक हम कितनी एक्वायर करने जा रहे हैं 26%, हम एडिशनल 26% एक्वायर करना चाहते हैं, जब तक पब्लिक हमें हमारी टोटल होल्डिंग अगर 35% ना कर दे, मतलब 25% हम अचीव करेंगे, एडिशनल 26% अचीव करने जा रहे हैं। मैं कहता हूं जब तक मेरी होल्डिंग 50% से ऊपर नहीं हो जाएगी, 25% आपने अचीव करने जा रहे हो, करने से पहले ही आपने कहा कि भाई हम यहां पर इस कंपनी के 25% अचीव करना चाहते हैं और उसके साथ ही 26% का ऑफर एक और दे रही है, हमें मिनिमम 50% चाहिए। अगर हमें मिनिमम 50% टेंडर नहीं हुआ, अगर पब्लिक ने हमें मिनिमम 50% नहीं दिया, ऑफर लैप्स है, तो इसके बाद वेयर एन ओपन ऑफर इज मेड कंडीशनल अपॉन द मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस, द एक्वायरर एंड द पर्सन एक्टिंग इन कंसल्ट शेल notwithstanding anything contained in these regulation and regardless of the size of the cash deposit in a escrow account, not be entitled to appoint any director representing the acquirer or person acting in concert with him on the board of director of target company during the offer period। ठीक है, मिनिमम लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, इंप्लाइड द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स विच द एक्वायरर डिजायर्ड अंडर द सेड कंडीशनल ऑफर। If the number of shares validly tendered in the conditional offer are less than the minimum level of acceptance stipulated by the acquirer, then the acquirer is not bound to accept any share under the offer। क्या मतलब, आइए एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। A Limited going to acquire B Limited, जो कि एक लिस्टेड कंपनी है। A Limited is going to acquire B Limited, B Limited एक लिस्टेड कंपनी है। ठीक है, चलिए कथा क्या बनी। ऑफर बाय A Limited, they
will take over B Limited if they get minimum 50% through tendering by public. लो जी, ए लिमिटेड डिपॉजिट कर दिया अमाउंट इन एस्क्रो फॉर मिनिमम 50%, अनलेस they receive minimum 50%, they cannot appoint director on board of directors of टारगेट कंपनी. क्लियर? तो टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में हम आपको डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करने देंगे. क्लियर हो गई इतनी बात? चले आगे. नेक्स्ट पॉइंट कहता है जी, नो न्यू डायरेक्टर टू बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कंपीटिंग ऑफर. ओह, टारगेट कंपनी कंपीटिंग ऑफर दे रही है, टारगेट कंपनी काउंटर बिडिंग कर रही है. तो भाई जब तक काउंटर बिडिंग चल रही है बेटा भूल जाओ, तुम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे. समझ आ गई बात? चाहे बेशक एस्क्रो अकाउंट में जमा करा दिया हो तुमने. ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द कंपीटिंग ऑफर, notwithstanding anything contained in these regulations and regardless of the size of the cash deposit in the escrow account by an acquirer or person acting in concert, there shall be no introduction of new director to the board of director of the target company. तो टारगेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर कोई भी, वो कहता है कोई भी नया डायरेक्टर भी नहीं आएगा, नया डायरेक्टर भी नहीं आएगा. देयर शेल बी नो डायरेक्टर. यानी कि क्या मैं कह सकता हूं, ना तो टारगेट कंपनी अपॉइंट करेगी ना ही एक्वायरर अपॉइंट करेगा. neither by target company nor by acquirer. भाई दोनों के ऊपर है, दोनों ही नहीं करेंगे. अच्छा, उसके बाद परंतु अगर मान लीजिए कोई डायरेक्टर लुढ़क गया तो फिर क्या होगा? इन केस ऑफ वैकेंसी, that in the event of the death or incapacitation of any director, the vacancy arising therefrom may be filled by any person subject to the approval of such appointment by the shareholder of the target company by the way of postal ballot. पढ़ो जी पढ़ो. The vacancy arising therefrom may be filled by the person, यानी कि सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी. टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर अगर पोस्टल बैलेट से अप्रूवल दे दें तो कैजुअल वैकेंसी फिल की जा सकती है. बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं करेगा. टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर अगर अप्रूवल दे दे तो कैजुअल वैकेंसी फिल हो सकती है, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी कैजुअल वैकेंसी फिल नहीं करेगा. क्लियर हो गई इतनी बात? तो टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर कैजुअल वैकेंसी फिल कर सकते हैं, परंतु बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कोई भी कैजुअल वैकेंसी को फिल नहीं करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, इसका एनालिसिस खैर कर ही लिया. आगे, नो पार्टिसिपेशन इन एनी डेलिब्रेशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. चलिए, in the event the acquirer or person acting in concert is already represented by the director on the board of the target company, मतलब इनका डायरेक्टर ऑलरेडी टारगेट कंपनी पे बैठा है, तो फिर then the such a director, जो इनका डायरेक्टर है, shall not participate in any deliberations of the board of director of the target company. यानी कि नो पार्टिसिपेशन होगा. बोर्ड मीटिंग में इस मुद्दे पर जब भी डिस्कशन होगी तो ये बंदा पार्टिसिपेट नहीं करेगा और वोट ऑन एनी मैटर इन रिलेशन टू द ओपन ऑफर. तो ये बंदा वोट नहीं करेगा, ये बंदा वोट नहीं करेगा.
तो ये किसके हैं ऑब्लिगेशंस? एक्वायरर के ऑब्लिगेशंस है। कौन कौन से ऑब्लिगेशंस हैं? पढ़िए जी ऑब्लिगेशंस कौन कौन से हैं। द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द एक्वायरर और पीएसी शेल बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, मतलब जब तक ऑफर पीरियड चल रहा है तब तक एक्वायरर या फिर पर्सन एक्टिंग इन कंसल्ट, इनका कोई भी व्यक्ति नहीं अपॉइंट करेंगे ये लोग। शेल बी अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ टारगेट कंपनी, टारगेट कंपनी के उस पर अपॉइंट नहीं करोगे। ठीक हो गई इतनी बात। परंतु उसके बाद प्रोवाइडेड डेट आफ्टर एन इनिशियल पीरियड ऑफ 15 वर्किंग डेज, यानी कि जब टारगेट कंपनी का बिडिंग काउंटर बिड सबमिट करने का जो पीरियड था, अगर मान लीजिए वो एक्सपायर हो गया परंतु उसने कोई भी बिडिंग सबमिट नहीं की, और ये जो एक्वायरर है अगर ये एस्क्रो अकाउंट में सारा पैसा जमा करा देता है, तो फिर उसके बाद अब तुम डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर, भाई तुम अपॉइंट करोगे तो इसका मतलब तुम एडिशनल डायरेक्टर वगैरह के रूप में अगर कुछ भी करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, अपने किसी व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो, कैजुअल वैकेंसी फिल करवा सकते हो। उसके बाद क्योंकि ये एडिशनल डायरेक्टर या कैजुअल वैकेंसी दोनों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही फिल करते हैं, तो उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या कि तुम ऐसा करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, क्योंकि अब काउंटर बिडिंग तो आई नहीं, तो है तो तुम्हारा ही कंट्रोल सब कुछ वैसे। प्रोवाइडेड फॉर दैट, जहां पर एक्वायरर ने कंडीशन स्पेसिफाई कर रखी हैं, जिस कंडीशन के बेसिस पे वो ओपन ऑफर जो है वो डिपेंड करता है, तो बेशक तू एस्क्रो अकाउंट में 100% पैसा जमा करा दे, बट जब तक ये कंडीशन अचीव नहीं हो जाएंगी तब तक तू कहीं पर भी डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेगा टारगेट कंपनी में, चाहे तू एस्क्रो की पूरी कंडीशन पूरी कर ले। ठीक है जी। उसके बाद अगर मान लीजिए पूरे का पूरा ऑफर ही कंडीशन है एक मिनिमम एक्सेप्टेंस लेवल पे, कि एक मिनिमम एक्सेप्टेंस लेवल आ गई तो ये ऑफर वैलिड है, नहीं तो नहीं, तो जब तक ये मिनिमम एक्सेप्टेंस लेवल अचीव नहीं हो जाएगी तब तक तू डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता। कौन? एक्वायरर। ध्यान रखना तुम डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जब तक कंपीटिंग ऑफर चल रहा है, दोनों एक दूसरे को कंपीट कर रहे हैं, तब तक दोनों ही, चाहे एक्वायरर चाहे टारगेट कंपनी, दोनों ही कंपनी के बोर्ड पर कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे, यानी कि ना तो टारगेट कंपनी ना ही एक्वायरर। परंतु अगर कोई वैकेंसी कैजुअल वैकेंसी अराइज होती है और वो फिल करना भी चाहते हो तो भी शेयर होल्डर डिसीजन लेंगे कैजुअल वैकेंसी फिल करने का। तो ये हुए ऑब्लिगेशंस बाय द एक्वायरर कंपनी के डायरेक्टर्स के द्वारा। आगे, अरे इसे क्या हो गया, मामला हैंग हो गया है भाई साहब। इस टाइम बज रहे हैं सुबह के 2, मतलब आप रात के 2 कह दो या सुबह के 2, 2 AM है। तो एक काम करो, क्या बाकी रेगुलेशंस अब सेबी इनसाइडर ट्रेडिंग के साथ में करवा दूं। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं सेबी की, चलो यहीं ख़त्म करते हैं इस पोर्शन को। अब आगे से शुरू करेंगे अगली क्लास में, वो हैंग ही हो गया पूरे का पूरा सिस्टम ही। चलो जी, अगली क्लास में मिलते हैं। अगली क्लास में सेबी टेक ओवर के साथ में इसे ख़त्म करूंगा। धन्यवाद, थैंक यू।